हेलो दोस्तों, मानव एकेडमी सवाई माधोपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीए सेकंड ईयर के लोक प्रशासन में एक पेपर है, भारत में राज्य प्रशासन, उसी का अपन यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो इस पेपर के मैंने कुछ मोस्ट क्वेश्चन और उनके आंसर समझाने की कोशिश की है। तो जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न आता है भारत में राज्य प्रशासन से संबंधित। तो सवाल डायरेक्ट ऐसे उठ के आ जाता है कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में राज्य प्रशासन की सामान्य पृष्ठभूमि का परीक्षण कीजिए। या ऐसा आ जाता है कि राज्य प्रशासन का महत्व समझाइए या राज्य प्रशासन की विशेषताएं बताओ। सर, ये जो सारे सवाल आते हैं उनका आपको जवाब इसी तरीके से लिखना है जो आपको इसका जवाब लिखना है। पहली बात तो यह है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये भारत में राज्य प्रशासन का मतलब क्या है, आखिर ये पूछना क्या चाह रहा है। तो ये क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है, जैसे आपने देखा होगा किसी भी ज़िले में जिला कलेक्टर होता है और वो प्रशासन चलाता रहता है। उस जिला कलेक्टर के नीचे एसडीएम होते हैं, एसडीएम के नीचे तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार के साथ में पटवारी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑफिसों में क्लर्क होते हैं, ठीक है, और अधिकारी होते हैं, आईएएस होते हैं, आरएस होते हैं, आरपीएस होते हैं, ठीक है। इसी तरह पुलिस में आईपीएस होता है, ठीक है। ये सब शासन करते हैं। ये शासन कैसे करते हैं? देखिए, हम सरकार चुनते हैं। हमने जैसे कांग्रेस की सरकार है अभी राजस्थान में, तो हमने कांग्रेस की सरकार को चुना। इस कांग्रेस की सरकार ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री चुना। फिर अशोक गहलोत ने अपने अपने मंत्री चुने। अब ये मंत्री क्या करते हैं, ये जो अधिकारी गण होते हैं, ये पूरा प्रशासनिक जो अमला होता है, इनके जरिए अपनी योजनाओं को इनको जनता तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अगर आपके मोहल्ले में काम नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे आपके मोहल्ले की सड़क नहीं बन रही, तो क्या आप इंजीनियर को जाके पकड़ोगे? नहीं। आप किसको पकड़ोगे? आपके विधायक को पकड़ोगे या आपके मंत्री को पकड़ेंगे। आपका मंत्री क्या करेगा? आपका मंत्री फिर उसकी बजट की घोषणा करेगा कि भाई मैं इस रोड की घोषणा करता हूँ। फिर इस रोड की जो घोषणा की उसको अमल में कौन लाएंगे? अधिकारी लाएंगे। फिर वो जो इंजीनियर है वो क्या करेगा? मंत्री की जो घोषणा है उसको अमल में लाने के लिए फटाफट से आदेश बनाएगा, और वो आदेश क्या होगा? लागू होगा और आपके मोहल्ले की सड़क बन जाएगी। फिर आप धन्यवाद किसको देंगे? आप धन्यवाद मंत्री जी को देंगे या फिर जिन्होंने सड़क बनाई है उनको? आप मंत्री जी को दोगे धन्यवाद। और मंत्री क्या कहेगा आपसे चुनाव में आके कि भाई मैंने आपकी सड़क बनाई है, मुझे वोट दे दीजिए। तो ये जो पूरा सिस्टम है कि कैसे मंत्री काम करवाता है, कैसे अधिकारीगण काम करते हैं, इन अधिकारियों को नियंत्रित कौन करता है, इन मंत्रियों को नियंत्रित कौन करता है, ये सारी चीज़ें भारत में राज्य प्रशासन के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये सवाल आता है कि आखिर ये जो सिस्टम पैदा हुआ है, ये सिस्टम कैसे बना है? इस सिस्टम, अब एक दिन में तो ये सारी चीज़ें बनी नहीं है। मंत्री का पद, तहसीलदार का पद, जिला कलेक्टर का पद, इसको क्या है, एक सिस्टमेटिक पुराने ज़माने से सिस्टम चला आ रहा था। तो तब से लेकर अब तक में इस चीज़ का विकास हुआ है। तो यही आपका सवाल है और यही आपका इसमें जवाब देना है। तो अपन को पहले प्राचीन समय में राज्य प्रशासन के बारे में समझाना है कि प्राचीन समय में राज्य जो देश था उसका प्रशासन कैसे चलता था। जैसे अशोक महान के समय क्या होता था कि राजा प्रमुख होता था और मंत्री उसको सलाह देते थे कि भाई ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए, ठीक है। फिर उन मंत्रियों के साथ में काम करने के लिए अधिकारी होते थे, ठीक है। जैसा आज का सिस्टम है वैसा पहले का सिस्टम था, थोड़ा बहुत बदलाव था। प्रशासनिक अधिकारियों की या जो अधिकारी होते हैं वो सत्ता में कैसे, मतलब उनका चयन कैसे होता था पुराने ज़माने में? पुराने ज़माने में राजा ही उनका चयन करता था, अपने रिश्तेदारों को वगैरह को वो अधिकारी के मुख्य पदों पर लगा देता था। आज के ज़माने में मंत्री को कैसे चुनते हैं अपन? आज के ज़माने में मंत्री को अपन वोट के जरिए चुनते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में राजा खुद मंत्री को चुनता था, ठीक है, और अपने पसंदीदा लोग आदमी को क्या बना देता था? मंत्री बना देता। इसी तरह आप जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता है उसमें भी इसी तरीके के प्रशासन चलते थे। दरअसल हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता में कोई राजा नहीं होता था। उस समय क्या है, जो मेन जो डिसीजंस होते थे वो
बाजार को लेकर होते थे, वो एक तरीके से व्यापारिक युग था, वाणिज्य युग था। फिर इसके बाद में आप राज्य प्रशासन में वैदिक काल के बारे में लिख सकते हो। वैदिक काल में ये राजा होता था और इस राजा के काम करने की सलाह देने के लिए सभा और समितियां होती थी। जैसे आज लोकसभा समिति है और राज्यसभा समिति है, इसी तरह उस ज़माने में वैदिक काल में होती थी। ये आप इस टॉपिक में लिखना है ये चीज़ें। फिर इसके बाद में देखो राजा या नरेशों का काल आया, ठीक है, जैसे राजपूत राजाओं का काल, गुर्जर प्रतिहारों का काल, ठीक है, और गुप्त राजवंश का काल। तो इस काल में राज्य प्रशासन कैसे चलता था ये चीज़ आपको यहाँ समझानी है। तो नरेश के काल में भी राज्य प्रशासन का बड़ा महत्व था। राजाओं के समय में भी राजा मुख्य अधिकारी मुख्य होता था, ठीक है। राजा को लोग भगवान की तरह देखते थे। राजा की जो घोषणाएं होती थी, राजा की जो बातें होती थी, या राजा को सलाह देने के लिए मंत्री होते थे। उन मंत्रियों के पद होते थे, जैसे कोई कोषागार का मंत्री है, कोई सैनिकों का मंत्री है। इसी तरह मुगलों के समय में भी होते थे। मुगलों के समय मंत्री नहीं होते थे, अमीर होते थे। वो अमीर मुगल राजाओं को सलाह देते थे। बाद में अंग्रेज़ों का ज़माना आ गया। अंग्रेज़ों के ज़माने में ये जो आधुनिक पद है, तहसीलदार का पद है, पटवारी का पद है, जिलाधीश का पद है, न्यायपालिका के पद हैं, एसपी का पद है, पुलिस और ये थानेदारों के पद है, थानेदार व्यवस्था है ना। और ये गाँव में जो मुखिया होते हैं, ठीक है, इनके साथ में काम करने वाले सचिव वगैरह रहते हैं। ये जो सारे जो पद है वो अंग्रेज़ों के ज़माने में चलते थे, लेकिन आज उनके नाम बदल गए। जैसे फिर इसके बाद में आज़ादी के बाद से राज्य प्रशासन को मजबूत करने के लिए क्या क्या काम किए गए ये आपको इसमें लिखना है। इसमें आप जैसे हमारे जो पंचायतें हैं उनको मजबूत करने के लिए हमने 72वां 73वां 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम पास करके हमने पंचायती राज को जो मजबूत व्यवस्था प्रदान की है उसके बारे में आप लिख सकते हो। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया है, एएसपी को और जिला कलेक्टर को काम की आज़ादी दी है, ठीक है। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार है उसको नियंत्रित करने के लिए हमने लोकायुक्त और लोकपाल जैसे संगठनों की व्यवस्था की है, ठीक है। हमने सारी प्रणाली को कंप्यूटराइज्ड किया है। ये सारी बातें लिख देना आप इसमें। अगला सवाल है राज्य प्रशासन में सचिवालय का महत्व। देखिए राज्य प्रशासन में जब आप लिखो तो सचिवालय का जिक्र भी कर सकते हो, सचिवों का जिक्र कर सकते हो, मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, इन सब का जिक्र कर सकते हो आप पहले वाले सवाल में। यानी मैं ये कहूँ कि पहले वाले सवाल में आपको उत्तर क्या लिखना है, तो इसमें जितनी भी स्लाइड्स हैं, ठीक है, और जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ उन सारे उत्तर आप इस सवाल के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि ये सब राज्य प्रशासन के ही सवाल है। जैसे मुख्यमंत्री, राज्य सचिवालय, राज्यपाल, मुख्य सचिव, ये सब एक ही चीज़ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो राज्य प्रशासन में राज्य सचिवालय का क्या महत्व है, राज्य सचिवालय की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। इस सवाल का आंसर देने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो अपन ने वोट दिया, वोट देने के बाद में अपन ने कोई विधायक चुना और वो विधायक बन गया मंत्री, ठीक है। अब इस मंत्री को आपने कहा कि भाई हमें ये योजना लागू करनी है, जैसे पेंशन योजना लागू करनी है। अब ये मंत्री क्या करेगा, मुख्यमंत्री से बात करेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री क्या करेगा कि हाँ ये योजना सही है, फिर वो सचिवों से सलाह लेगा, विभागों के सचिवों से, मुख्य सचिव से, और फिर वो योजना बना के अमल में ला देगा। लाने के बाद में वो इस मंत्री को जिम्मेदारी दे देगा कि इस योजना को आप अमल में लाओ, हेड बना देगा इसको। तो इस योजना को अमल में लाने के लिए मंत्री किससे संपर्क करेगा, सचिव से। ये सचिव कौन होता है, ये विभाग का सचिव होता है। जैसे पेंशन की बात चल रही तो पेंशन विभाग का जो सचिव होगा
उससे ये मंत्री बात करेगा और ये कहेगा कि भाई हमने ये डिसीजन लिया है कि 50 साल से उम्र के जो लोग हैं उन्हें हम 500 रुपये हर महीने पेंशन की भत्ता देंगे। अब इस सचिव के ऊपर जिम्मेदारी आ गई सारी। मुख्यमंत्री ने सोच लिया, सलाह ले ली, योजना बना दी। बनाने के बाद में उसने कह दिया किससे, मंत्री से। अब ये मंत्री क्या करेगा, सचिव को बुला के कहेगा कि भाई ये योजना है, इसको लागू करना है तुरंत 1 हफ्ते के अंदर अंदर। अब इस सचिव को बेचारे को लागू करना है ये सारी चीज़। अब ये सचिव क्या करेगा, इसके नीचे जो काम करने वाले सचिव हैं, जैसे अवर सचिव, अतिरिक्त सचिव, ठीक है, अब ये इन सबसे संपर्क करेगा। एक ये विभागीय अध्यक्ष को भी बुलाएगा। जैसे पेंशन विभाग का है तो सचिव है, लेकिन एक अध्यक्ष और होता है। अब ये इन सबको बुला के ये पूरी बात बताएगा कि भाई ये बात है। तो फिर इसके बाद में ये क्या करेंगे, ये टिप्पणी करेंगे। देखिए इस योजना को लागू करने के क्या क्या तरीके हैं, पेंशन का पता कैसे चलेगा, 50 साल से आयु का के लिए हम आधार कार्ड को माने या वोटिंग कार्ड को माने या ड्राइविंग लाइसेंस को माने या पासपोर्ट को माने, किस व्यक्ति को हम 50 साल का ऊपर मानेंगे, या ST SC को ही देना है या सबको देना है, सभी कास्टों को देना है। तो ये सारी चीज़ें ये एक नोट शीट पे लेंगे। नोट शीट को टिप्पणी कहते हैं। कुछ भी नहीं होता है, एक कागज़ होता है, उस कागज़ पे टिप्पणी करते हैं कि भाई हाँ ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। सलाह मशवरे से काम होता है उस नोट शीट में। फिर इस नोट शीट के आधार पर एक आदेश निकलता है, ठीक है, विभागीय आदेश। अब ये आदेश निकल गया। इस आदेश में एक नंबर होता है जिसे क्रमांक कहते हैं, और एक दिनांक होती है इसमें, ठीक है। ऊपर विभाग का नाम होता है, जैसे पेंशन विभाग, यहाँ लिखा हुआ है पेंशन विभाग राजस्थान सरकार, ठीक है। फिर यहाँ लिख रहा है क्रमांक और यहाँ लिख रहा है दिनांक। फिर इसके बाद में यहाँ लिख रहा है कि भाई हमने मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा के अनुसार इस योजना को लागू किया जा रहा है, इसलिए सभी लोगों को जो 50 साल से ऊपर हैं उनको हम 500 रुपये पर मंथ की पेंशन देने के लिए कार्य करें। अब ये जो आदेश बना है, ये आदेश फिर जाएगा कहाँ पे, जो पेंशन विभाग के जो जिला स्तर पर, जो जिले पर या संभाग के स्तर पर जो विभाग काम कर रहे हैं पेंशन विभाग के, वहाँ जाएगा। एक कॉपी कलेक्टर को जाएगी, ठीक है। कलेक्टर इसकी निगरानी करेगा कि भाई ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर ये जो पेंशन विभाग वाले हैं, ये पेंशन विभाग वाले क्या करेंगे, इस योजना को जिलों में लागू करेंगे, पूरे ज़िले में प्रचार करेंगे। प्रचार करने के बाद में लोगों से फार्म भरने की अपील करेंगे, लोग फॉर्म भरेंगे और उनको योजनाएं मिलने लगेगी। तो ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है, कि राज्य प्रशासन में कैसे काम होता है राज्य सचिवालय के अंदर। अब ये जो मुख्यमंत्री और मंत्री, ये जो सचिव बैठे हैं, ये तीनों चारों, और ये अवर सचिव वगैरह, ये सब उप सचिव, अपर सचिव, अतिरिक्त सचिव, ये सब कहाँ बैठे हैं, सचिवालय के अंदर बैठे हैं। देखिए सचिवालय का मतलब होता है सचिव आलय, यानी ऐसा आलय या ऐसा घर या ऐसा मकान या ऐसी बिल्डिंग जिसमें सचिव बैठते हो, उसी को सचिवालय कहते हैं। अब ये सचिव क्यों बैठते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर मंत्री बैठते हैं। और वो मंत्री क्या करते हैं, इन सचिवों को काम बताते हैं, इन सचिवों को निर्देश देते हैं कि भाई आपको ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। अब सचिवालय के अंदर जो सचिव है वो मंत्री से ये नहीं कह सकता कि आपने जो योजना बनाई है ये गलत योजना है और हम इसे लागू नहीं करेंगे। देखिए मंत्री का और सचिव का एक दूसरे का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सवाल के जवाब में ये जो मैंने सारी बातें लिखाई हैं आपको, ये सारी बातें आप लिख सकते हो, एक भी चीज़ इसमें गलत नहीं है, ठीक है। अगर आपको याद रह जाती है तो मैंने सिंपल उदाहरण से समझाया आपको, जैसे कोई पेंशन योजना लागू करनी हो तो सरकार कैसे लागू करती है, ये मैं आपको समझा चुका। तो राजस्थान के शासन सचिवालय का परिचय, सबसे पहले आपको ये टॉपिक डालना है। इस टॉपिक में आपको क्या लिखना है कि राजस्थान में राज्य प्रशासन को संचालित करने के लिए राजधानी स्तर पर एक भवन होता है, सचिवालय होता है, जिसमें सचिव बैठते हैं। सचिव मंत्री की सलाह के लिए और मंत्री की जो योजनाएं होती हैं और निर्देश होते हैं उनको लागू करने के लिए काम करता है। सचिव और मंत्री एक दूसरे के बीच में बहुत ही तालमेल, अच्छा तालमेल होना ज़रूरी है। राजस्थान का सचिवालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान के सचिवालय में मुख्यमंत्री का CMO हाउस है और
मुख्य सचिव बैठते हैं, ठीक है। शासन सचिवालय का संगठन, शासन सचिवालय के संगठन में या सचिवालय के संगठन में कौन कौन होते हैं? देखिए, ये मुख्यमंत्री होता है और ये इसके काम करने वाले सारे मंत्री होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये सचिव होता है, मुख्य सचिव, और मुख्य इसके अलावा ये सचिव होते हैं सारे जो इसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो वाले ऊपर वाले हैं, ये मुख्यमंत्री और मंत्री वगैरह, ये है राजनीतिक प्रमुख। क्या है? राजनीतिक प्रमुख या राजनीतिक अध्यक्ष। जैसे मान लो कि वित्त विभाग है, अब वित्त विभाग का जो राजनीतिक अध्यक्ष है वो कौन है? वित्त मंत्री, ठीक है। एक उदाहरण से समझो आप, शासन सचिवालय के संगठन को समझ रहे हैं अपन, तो शासन सचिवालय के संगठन में सबसे ऊपर तो होता है मुख्य सचिव, और इस मुख्य सचिव के साथ होता है, सबसे ऊपर होता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के साथ में होता है मुख्य सचिव। तो सचिवालय का जो मेन हेड होता है वो होता है मुख्य सचिव, और ये मुख्य सचिव किसके लिए काम करता है? मुख्यमंत्री के लिए, ठीक है। मुख्यमंत्री का सहयोगी होता है, मुख्यमंत्री का दोस्त होता है, मित्र होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र व्यक्ति होता है मुख्य सचिव। तो शासन सचिवालय का जो हेड होता है वो मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव के नीचे फिर सचिव होते हैं। ये सचिव विभागों के अध्यक्ष होते हैं, एक राजनीतिक अध्यक्ष होते हैं और एक प्रशासनिक अध्यक्ष होते हैं। तो जो राजनीतिक अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री हो गया, जैसे वित्त विभाग का, लेकिन इसका जो प्रशासनिक अध्यक्ष होगा वो वित्त मंत्री होगा, ठीक है। फिर वित्त मंत्री क्या करेगा? उस वित्त मंत्री के जो वित्त सचिव है उसके नीचे दूसरे सचिव होंगे, जैसे अवर सचिव, अतिरिक्त सचिव, ठीक है, उप सचिव, ये सब इसके नीचे काम करेंगे। फिर इसके बाद में आता है शासन सचिवालय के संगठन में, ये बात समझाने के बाद में आएगा मुख्य सचिव का मुख्य सचिव। अब मुख्य सचिव के बारे में आपको बताना है कि ये शासन सचिवालय का सबसे मेन पद है। मुख्य सचिव के नीचे ही अन्य सचिव काम करते हैं, अन्य सचिव के नीचे विभाग काम करते हैं, विभागीय अध्यक्ष, ठीक है, विभाग और विभागीय सचिव, ठीक है। फिर मुख्य सचिव के नीचे जो विभागीय सचिव है वो काम करते हैं, ठीक है। ये मुख्य सचिव विभागीय सचिवों से रिपोर्ट लेता है और इनको रिपोर्ट देता है, इनको आदेश देता है कि भाई ऐसे ऐसे काम करो, सरकार का ये योजना है इसको लागू करो, ठीक है। शासन सचिवालय की कार्यप्रणाली कैसे काम करती है, मैंने पहले आपको एक उदाहरण से समझाया है, वही बात आपको इसमें लिखनी है शासन सचिवालय की कार्यप्रणाली में। तो शासन सचिवालय कार्यप्रणाली में क्या होता है? एक फाइल होती है, उस फाइल में दो चीज़ें होती है, एक तो होती है टिप्पणी या नोट शीट, ये तो नोट शीट हो गई। अब इस नोट शीट में लिखते हैं कि भाई ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, सारे सचिव वगैरह मिलके सलाह मशवरा करते हैं। इस नोट शीट में सारी बातें होती है कि भाई जैसे पेंशन योजना है तो इसको लागू कैसे किया जाएगा, किस स्तर पर लागू किया जाएगा, हेड कौन होगा, ये सब ये नोट शीट में डिसीजन लेते हैं, ठीक है। फिर नोट शीट में डिसीजन लेने के बाद में कि फिर एक आदेश निकलता है या एक गाइडलाइन निकलती है बहुत बड़ी, ठीक है। उस पर विभाग का नाम होता है, ठीक है, और उस विभाग के क्रमांक और दिनांक लग के और फिर नीचे हस्ताक्षर होते हैं सचिव के। तो शासन सचिवालय कार्यप्रणाली में ऐसे काम करते हैं। नोट शीट के बाद में आदेश निकलता है, ठीक है। फिर ये आदेश जो भी संबंधित विभाग है उनमें जाता है, जाने के बाद में वहाँ पर जो बाबू और जो अधिकारी है वो काम करते हैं। अब इस कार्यप्रणाली में दो महत्वपूर्ण चीज़ें आ गई, मंत्री और सचिव। मंत्री और सचिव एक दूसरे के मित्र होने चाहिए, ठीक है। सचिव मंत्री से ये नहीं कहे कि इस योजना को लागू नहीं करनी, या फिर सचिव को कोई समस्या आ रही तो वो मंत्री को आराम से बता सके। मंत्री को इतनी खुली छूट देनी चाहिए सचिव को कि वो किसी भी योजना के पालन में कोई समस्या आ रही है तो वो एक दूसरे से साझा कर सके। इसके बाद में इसी जो कार्यप्रणाली में मेन चीज़ होती है सचिव और विभाग अध्यक्ष। देखिए जैसे पेंशन विभाग है ये, ठीक है, और यहाँ पे जो पेंशन विभाग का सचिव है, अब ये पेंशन विभाग के सचिव ने आदेश निकाल के किसको दे दिया? विभाग अध्यक्ष को, यानी पेंशन विभाग का विभाग अध्यक्ष। तो ये फिर विभाग अध्यक्ष क्या करेगा? इस पूरी योजना को जमीनी लेवल पर काम में लागू करेगा। तो सचिव और विभाग के अध्यक्ष दोनों IAS स्तर के होते हैं, अखिल भारतीय सेवा के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। मुख्य सचिव भी IAS का ही होता है। मुख्य सचिव का जो पद होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पद है, सचिव का भी इंपॉर्टेंट पद है, इन पर IAS व्यक्ति को बिठाते हैं सरकार। शासन सचिवालय के कार्य में क्या लिखना है आपको कि नीति निर्माण का कार्य करते हैं,
ठीक है, नीति को लागू करना और ज़मीनी स्तर पर उसको लागू करने का ये काम करते हैं। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोग उस योजनाओं का लाभ उठाएं और सरकार को दोबारा बनाने के लिए वोट दें, या सरकार से खफा ना हो या आंदोलन नहीं करें लोग। ठीक है, तो लोगों के भ्रम और जो सारी स्थिति है, संघर्ष है, उसको दूर करने में ये भूमिका निभाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके बाद में आता है शासन सचिवालय की समस्याएं। शासन सचिवालय की समस्याओं में देखिए कितनी समस्याएं हैं। जैसे कोई सचिव है किसी विभाग का, उस विभाग का सचिव तो वो है ही, लेकिन किसी अन्य विभाग की जिम्मेदारी भी उसको दे दी जाती है, तो वो काम के बोझ के तले दब जाता है। इसी तरीके से कोई मंत्री है, वो मंत्री इस सचिव को सलाह दे रहा है, कोई दूसरा मंत्री वो भी इसको सलाह दे रहा है। ठीक है, अब ये सचिव होता है, डिसीजन ले नहीं पाता ढंग से और योजनाएं जनता तक पहुंच नहीं पाती, और भ्रष्टाचार जो है वो इसकी नीति बन जाता है, जड़ बन जाता है। शासन सचिवालय में सुधार के लिए एक सचिव को एक ही विभाग सौंपना चाहिए, या एक विभागीय अध्यक्ष को एक ही विभाग सौंपा जाए। ठीक है, और मुख्य सचिव को जो है अन्य जिम्मेदारियों से दूर रखा जाए, मुख्य सचिव को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा जाए, सचिवों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा जाए। ठीक है, जनता की भलाई के लिए उन्हें स्वतंत्रता दी जाए। देखिए, कांग्रेस सरकार का एक नेता है कपिल सिब्बल, सुना होगा आपने, एक उदाहरण से समझा रहा हूँ मैं आपको पहले। अगला सवाल है, राज्यपाल की स्थिति, भूमिका और महत्व का वर्णन कीजिए। इस सवाल को समझाने से पहले मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि राजस्थान में किसकी सरकार है? गहलोत की सरकार है। ठीक है, और राजस्थान कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, तो कांग्रेस का एक नेता है कपिल सिब्बल, नाम सुना होगा आपने। अब ये गहलोत सरकार क्या चाह रही है? इस कपिल सिब्बल को राजस्थान में लाके राज्यपाल बनाना चाह रही है। तो क्या गहलोत सरकार ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। गहलोत सरकार अपनी मनपसंद का राज्यपाल क्यों नहीं ला सकती? आखिर राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, और राज्यपाल को नियुक्त करने के क्या तरीके हैं? और मान लो गहलोत सरकार की अभी जो वर्तमान राज्यपाल है उससे मनमुटाव हो गया, और गहलोत सरकार चाहती है कि मैं इस राज्यपाल को हटा दूँ, तो क्या गहलोत सरकार इस राज्यपाल को हटा सकती है? नहीं हटा सकती। क्यों नहीं हटा सकती? आखिर राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल काम कैसे करता है? जो सरकार से, मुख्यमंत्री से उसके मनमुटाव हो जाते हैं। ठीक है, और राज्यपाल को किस तरीके से काम करना चाहिए? ठीक है, उसकी भूमिका क्या है, उसका महत्व क्या है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझनी है। ये मैंने एक उदाहरण से समझाया, आपको थोड़ा सा समझ में तो आया होगा। अब इसको अपन आगे समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपको जब ये सवाल आए तो आपको लिखना है राज्य प्रशासन में राज्यपाल का परिचय। तो आपको ऐसे लिखना है इसमें पहले टॉपिक में आंसर कि संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, और वो राज्यपाल जो होगा उसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है, और ये जो राज्यपाल होगा वो केंद्र सरकार के एजेंट की भूमिका निभाएगा। ठीक है, और ये राज्यपाल होगा, ये देखेगा कि जो राज्य सरकार है, यानी जो मुख्यमंत्री और उसके मंत्री हैं, वो सरकार ठीक ढंग से चला रहे या नहीं चला रहे। अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि सरकार ठीक ढंग से नहीं चल रही, तो वो राष्ट्रपति को बोलता है कि भाई सरकार सही ढंग से नहीं चल रही, इसको आप भंग कर दो, इस सरकार को। तो राज्यपाल क्या करेगा? उस सरकार के पूरे मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देगा। ठीक है, और पूरी सरकार ही खत्म हो जाएगी और वहाँ पर राज्य में राज्यपाल शासन लागू हो जाएगा। ये सिस्टम, ये बातें लिखनी है आपको पहले बिंदु में। फिर इसके बाद में लिखना है आपको संविधान में राज्यपाल का पद। संविधान में राज्यपाल के बारे में क्या आया है, ये बात लिखनी है आपको दूसरे में। तो संविधान में आया है कि भाई राज्य का एक राज्यपाल होगा। हालांकि एक राज्यपाल एक या दो से अधिक राज्यों का पद को संभाल सकता है। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा। हालांकि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। वैसे 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। राज्यपाल के निर्वाचन की प्रणाली नहीं लेने के कारण, देखिए आपने देखा होगा कि हम विधायकों को चुनते हैं, आपने वोट दिया होगा, फिर ये विधायक क्या करते हैं, ये विधायक जाकर अपने मुख्यमंत्री को चुनते हैं, विधायक दल का नेता। जैसे हमने कांग्रेस के विधायक चुने या बीजेपी के विधायक चुने, अब जिनकी संख्या ज़्यादा थी, जैसे कांग्रेस के विधायकों की संख्या ज़्यादा थी और इन्होंने मिलकर किसको चुन लिया, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री चुन लिया। ठीक है,
लेकिन राज्य के राज्यपाल को तो हमने चुना ही नहीं। फिर राज्य का राज्यपाल कैसे आ गया भाई हमारे राजस्थान में? इस राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल एक राज्य का राज्यपाल रह सकता है। लेकिन अगर 5 साल हो जाते हैं तो राज्यपाल अपने पद को छोड़ सकता है, लेकिन वो तब तक बना रहेगा पद पर जब तक कि दूसरा राज्यपाल उस पद पर नहीं आ सकता। तो सवाल ये उठता है कि राज्यपाल के निर्वाचन की प्रणाली, यानी ऐसा होना चाहिए था कि आम जनता, आप और मैं, हम सब वोटर्स हैं, तो हम सब राज्यपाल को चुनते, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होने की वजह क्या है कि हमने मुख्यमंत्री को चुन लिया, और अगर हम राज्यपाल को भी चुनते तो दोनों क्या है, एक दूसरे से टकराव होता है दोनों की शक्तियों में। और राज्यपाल एक नाम मात्र का राज्य प्रमुख होता है, एक रबड़ के स्टाम्प की तरह होता है, जो सरकार के आदेश वगैरह होते हैं उनको लागू करने के लिए राज्यपाल की सहमति, राज्यपाल के नाम से ही सारे ऑर्डर्स वगैरह लागू होते हैं। तो राज्यपाल की निर्वाचन प्रणाली को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे राज्य में जो प्रमुख होता है, जो सरकार का प्रमुख होता है, वो मुख्यमंत्री होता है, ना कि राज्यपाल। इसलिए राज्यपाल के पद की जो है वो हमने निर्वाचन की शक्ति को नहीं लिया। अब आता है राज्यपाल के पद की नियुक्ति के लिए कौन व्यक्ति वांछित होगा? तो वो व्यक्ति वांछित होगा जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, और उसको जो कोर्ट है उसने कोई सजा ना दी हो और उसको दिवालिया ना ठहरा दिया हो कोर्ट ने, यानी वो पागल वगैरह नहीं हो, उसको हम राज्य का राज्यपाल चुन सकते हैं। अब अगला बिंदु डालना है आपको राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की शक्तियों को आपको 3 भागों में बांटना है, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति। कार्यपालिका शक्ति जो राज्यपाल की है उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री को चुनता है, ठीक है, मुख्यमंत्री को वो नियुक्त करता है। फिर मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के बाद में मुख्यमंत्री से वो कहता है कि भाई तू अपने मंत्रियों को चुन ले। फिर मुख्यमंत्री क्या होता है, अपने मंत्रियों को चुनता है, चुनने के बाद में वो राष्ट्रपति के पास लिस्ट भेजता है और राष्ट्रपति उन पर, उनके लिस्ट पर मोहर पर हस्ताक्षर कर देता है कि भाई हाँ ये सब मंत्री बन जाएंगे। फिर उसके बाद में राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री और जो मंत्री चुने गए हैं उन सबको शपथ दिलवाता है, ठीक है। अभी आपने पंजाब सरकार में जो आपकी जो सरकार बनी है मान की, भगवंत मान की, उसमें देखा होगा आपने कि राज्यपाल ने आपके जो दल का जो नेता है मुख्यमंत्री भगवंत मान, उसको और उनके मंत्रियों को शपथ दिलवाई थी, आपने टीवी पे देखा होगा। ये सब कार्यपालक शक्ति के अंतर्गत आती है। कार्यपालक शक्ति के अंदर भी ये भी आती है कि जो राज्यपाल होता है वो जो केंद्र सरकार है उसके एजेंट के रूप में भूमिका निभाता है, ठीक है। इसके बाद में आती विधायी शक्तियाँ। देखिए जब भी कोई कानून बनता है तो उस पर राज्यपाल का हस्ताक्षर होते हैं और वो कानून बन जाता है, इसीलिए विधायी शक्तियों में राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। विधायक की अनुमति के बिना राज्य में कोई भी कानून नहीं बन सकता और विधायक चाहे तो उस कानून को लटका सकता है कई दिनों तक के लिए। विधायक चाहे तो उस कानून को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है और राज्यपाल चाहे तो उस कानून को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, ठीक है। और देखिए ये जो विधायी लिखा हुआ है ना, विधायी, ये विधायक उससे बना है, विधेयक से बना है विधायी शक्ति, ठीक है। तो विधेयक का मतलब होता है कानून। तो कानून को बनाने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है, राज्यपाल की अनुमति नहीं है तो कानून नहीं है। तो जब कभी कभी क्या होता है, कोई जो मुख्यमंत्री होता है तो वो क्या करता है, अपने हिसाब से कानून बनाता है और उसको लागू करने के लिए राज्यपाल से कहता है कि इस पर हस्ताक्षर करो, लेकिन राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं करता। तो इस बात को लेकर भी मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में विवाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल, जैसे मान लो गुजरात, जैसे मान लो गहलोत सरकार है, अब गहलोत सरकार के कार्यकाल में जो राज्यपाल है वो कौन है, वो बीजेपी का समर्थक होगा, तभी तो राज्यपाल बनाएगी बीजेपी पार्टी उसको। अब मुख्यमंत्री गहलोत कोई विधायक कानून लाना चाहते हैं और वो राज्यपाल के पास भेज देते हैं। अब राज्यपाल क्या करता है, उस पर साइन नहीं करता, उसको राष्ट्रपति के पास भेज देता है या उसको वापस भेज देता है कि इसको भाई देखो तुम्हारा कानून खराब है,
तो मुख्यमंत्री के और राज्यपाल के बीच में मनमुटाव हो जाता है कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, हम तो कानून बनाना चाह रहे हो और आप कानून को टाले जा रहे हो। ठीक है, इसके अलावा मुख्यमंत्री को राज्य में जब कोई अध्यादेश लागू करना होता है तो अध्यादेश भी कानून की तरह ही होता है, लेकिन वो कानून से पहले जल्दी से लागू हो जाता है। जो अध्यादेश लागू करना होता है तो राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है, ये भी विधायी शक्ति में आता है। फिर आता है वित्तीय शक्तियाँ। देखिए, जैसे विधेयक बनते हैं, कानून बनते हैं, ऐसे वित्तीय विधेयक भी बनते हैं। जैसे मान लो सरकार के पास 25 करोड़ रुपए है, अब सरकार किसी योजना में 20 करोड़ रुपए खर्च करना चाहती है। अब सरकार इन पैसों को कैसे खर्च करेगी? पहले एक कानून बनाएगी कि भाई मुझे 20 करोड़ निकालने हैं, उसको बोलेंगे हम वित्त विधेयक। अब उस वित्त विधेयक को पास कराने के बाद में राज्यपाल की साइन होनी आवश्यक है। अगर राज्यपाल साइन नहीं करता तो सरकार ये 20 करोड़ रुपए नहीं निकाल सकती। वैसे राज्यपाल साइन कर देता है इन पर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है आपके राज्यपाल कितना इंपॉर्टेंट है वित्तीय शक्ति के अंदर। ये सारी बातें आपको लिखनी है उदाहरण दे दे के। जैसे मान लो किसी सरकार, राज्य सरकार के पास इतने पैसे और वो खर्च करना चाहती है, तो उसको खर्च करने के लिए उसको वित्त विधेयक लाना पड़ेगा। वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर हो गए राज्यपाल के, तब जाके वो पैसा बाहर निकलेगा। राज्यपाल साइन कर देता है। वित्त विधेयक को रोकने की क्षमता कम होती है उसमें, लेकिन दूसरे कानूनों को रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है। राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति होती है। राज्यपाल के सुविवेक का अधिकार होता है। सुविवेक के अधिकार को लेकर कई तरह के मनमुटाव चलते हैं सरकारों के बीच में। देखिए, राज्यपाल के सुविवेक के अधिकार को मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। आपको परीक्षा में ऐसे ही लिखना है। जैसे राजस्थान में कुल सीटें कितनी है? कुल सीटें हैं राजस्थान में 200। ठीक है, अब इन 200 सीटों में से 99 सीट तो जीत ली बीजेपी ने। मान लो चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद में 99 सीट तो जीत ली किसने? बीजेपी ने। और 98 सीट जीत ली, देखिए 200 सीट में से 70 सीट जीत ली आपके बीजेपी ने। ठीक है, और 71 सीट जीत ली आपके कांग्रेस ने। ठीक है, मैं कांग्रेस की सीट इसलिए ले रहा हूँ ज़्यादा क्योंकि जो राज्यपाल है वो बीजेपी समर्थित राज्यपाल है। ठीक है, कांग्रेस समर्थित राज्यपाल नहीं है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो 70 सीट तो जीत ली बीजेपी ने और 71 सीट जीत ली कांग्रेस ने, और बाकी की जो सीटें हैं वो है निर्दलीयों की। अब ये निर्दलीय क्या करेंगे? जो सरकार बन रही है, निर्दलीय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे सरकार बनाने में। अब राज्यपाल को क्या है कि दोनों के पास लगभग समान सीटें हैं। अब राज्यपाल बेचारा धर्म संकट में है कि किस पार्टी को मैं सरकार बनाने के लिए न्योता दूं। तो फिर सरकार बनाने के लिए न्योता देने के बाद में उसको क्या होगा? विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। तो राज्यपाल क्या करेगा? अपने विवेक से न्योता दे देगा बीजेपी की पार्टी को कि भाई आप आओ और सरकार बनाओ। और बीजेपी, जैसा कर्नाटक में हुआ था, अब बीजेपी क्या करेगी? अपने मुख्यमंत्री चुन लेगी। ठीक है, और उसको क्या करेगा? राज्यपाल मुख्यमंत्री की शपथ दिला देगा। तो फिर राज्यपाल उसको टाइम दे देगा 1 महीने का, 2 महीने का कि भाई आपको विधानसभा में बहुमत साबित करना है। तो अब बीजेपी पार्टी क्या करेगी? विधानसभा बहुमत साबित करेगी। अगर बहुमत साबित कर देती है तो राज्यपाल ये जो इसकी जो मुख्यमंत्री की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, वो बच जाएगी, वरना मुख्यमंत्री की सरकार गिर जाएगी। अब कांग्रेस सरकार क्या कहेगी राज्यपाल से कि भाई हमारे पास ज़्यादा सीटें थी, 71 सीटें थी, आपने हमें क्यों नहीं दिया न्योता राज्यपाल से? अब राज्यपाल कहेगा कि मैंने मेरा जो सुविवेक का अधिकार है उसका इस्तेमाल किया और मेरा विवेक ये कहता था कि बीजेपी अपना बहुमत साबित कर सकती है, इसीलिए मैंने बीजेपी को कहा कि आप अपना मुख्यमंत्री चुन लीजिए, आप सरकार बना लीजिए। ये कौन कहेगा? राज्यपाल। तो ये राज्यपाल के सुविवेक का अधिकार होता है कि वो किसको सरकार बनाने का न्योता दे और किसको ना दे। अगर स्पष्ट रूप से सीटें ज़्यादा जीत रही है, बहुमत में कोई सत्ता आ गई, सरकार आ गई, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति आ जाती है, मतलब तनाव की स्थिति और बिल्कुल बराबर की स्थिति, मतलब राज्यपाल ये डिसीजन नहीं ले पाता कि सरकार किसकी बने, उस स्थिति में राज्यपाल अपने सुविवेक का अधिकार करता है। इसी सुविवेक को लेकर तनाव होता है राज्यों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में।
राज्य बोलते हैं कि ये राज्यपाल है, ये बिल्कुल बेकार का पद है। जैसे कल्याण सिंह की सरकार थी 1998 में यूपी की, उसने कही थी ये बात। तो ये कई तरीके की बातें सामने आती है। राज्यपाल को रबड़ स्टाम्प कहा जाता है, राज्यपाल को केंद्र का एजेंट कहा जाता है, ठीक है। राज्यपाल के बारे में कहा जाता है कि ये तो केंद्र की सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए और दूसरी सरकारों के मुख्यमंत्रियों को परेशान करने के लिए इस पद को बनाया गया है और इस पद को ख़त्म कर दिया जाए, ऐसी बातें भी की जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। आप पूरी बातें लिख सकते हो, जो मैं एक एक बात बोल रहा हूँ। आपके खूब नंबर आएंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करिए आप। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बिल्कुल आ रहा है डायरेक्टली। फिर इसके बाद में आप अगला टॉपिक डालोगे राज्यपाल और मंत्री परिषद। देखिए, मुख्यमंत्री जो होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री से कहता है कि भाई आपको अन्य मंत्री चुन लीजिए। तो फिर बाद में मुख्यमंत्री क्या करेगा, लिस्ट बनाएगा अपने मंत्रियों की, वो राज्यपाल के पास भेज देगा, राज्यपाल उस पर मोहर लगा देगा। मोहर लगने के बाद में वो सारे मंत्रियों को शपथ दिलवाएगा और मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाएगा राज्यपाल। तो राज्यपाल और मंत्री परिषद इस तरीके से काम करती है। फिर बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास आता है और वो कहता है कि भाई ये मेरी जो मंत्री परिषद है ना, इस पूरी को भंग कर दो, यानी खत्म कर दो। तो राज्यपाल क्या करेगा, पूरी जो मंत्री परिषद है, जो मंत्रिमंडल है, उस सबको भंग कर देगा और मुख्यमंत्री से कहेगा कि भाई अब दोबारा चुन ले। फिर मुख्यमंत्री क्या करेगा, अपने जो मंत्री है, मंत्रिमंडल है या मंत्री परिषद है, उसको दोबारा चुनेगा, यानी उन लोगों को सबको हटा देगा वो। तो ये शक्तियाँ होती है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में, और मंत्री परिषद को लेकर। मंत्री और मुख्यमंत्री वगैरह सब विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। राज्यपाल के पद को लेकर कई तरीके के विवाद आते हैं और टकराव भी होते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टकराव कैसे पैदा होते हैं। तनाव होता है, टकराव होता है। देखिए, पहले कांग्रेस की सरकार थी आज़ादी के बाद 30-40 सालों तक। तब जब किसी राज्य में दूसरी सरकार चुनी जाती थी तो वो क्या करती थी, केंद्र सरकार उस राज्य में राज्यपाल को भेज देती थी, और जैसे केरल में किया था, और वहाँ के मुख्यमंत्री को हटा देती थी या उसकी सरकार को भंग कर देती थी। इसी तरीके से बीजेपी सरकार ने भी कुछ जगह मणिपुर वगैरह में ऐसा किया था। तो ऐसा बताया जाता है कि जो केंद्र सरकार होती है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी हो, वो अपने राज्यपाल का इस्तेमाल ऐसा बताया जाता है और ऐसे विवाद भी उत्पन्न है कि इस तरीके से करती है कि टकराव की स्थिति बन जाती है। इस टकराव की स्थिति को टालने के लिए कुछ सुझाव देने पड़ेंगे आपको। वो सुझाव कैसे देने हैं आपको कि जो राज्यपाल है उसको स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, राज्यपाल किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं होना चाहिए, इस तरीके का आपको जवाब देने हैं। और राज्यपाल जब अपने सुविवेक अधिकार का इस्तेमाल करे तो इस तरीके से इस्तेमाल करे कि जो पार्टी का बहुमत साबित हो रहा है, यानी जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीटें हैं उसी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दे, ना कि अपनी पार्टी को या अपने जो समर्थन की जो पार्टी है उसको सरकार बनाने का न्योता दे। ये सलाह आपको देनी है। और अगर सरल भाषा में आप नोट्स चाहते हो तो मेरे को इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, मैं आपको नोट्स भेजूँगा। इसका छोटा सा मैं चार्ज भी लूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज नहीं लूँगा। क्योंकि इसकी वजह यह है कि जो एजुकेशन वाले जो चैनल्स होते हैं उसके सब्सक्राइबर भी कम होते हैं और व्यूज़ भी कम आते हैं, तो हमारे जो खर्चा होता है हमारा टीचरों का और बाकी वो निकल नहीं पाता। इसलिए मैं छोटा सा आपसे चार्ज लूँगा थोड़ा सा, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, है ना। तो अब ये अपन के 4-5 क्वेश्चन हो गए। अब अगला एक पार्ट और निकालूंगा मैं इसका, उस पार्ट में मैं बहुत सारे क्वेश्चन और बताऊंगा आपको, ठीक है। तब तक आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए और सेकंड पार्ट का इंतजार कीजिए। सेकंड पार्ट में मैं छोटे प्रश्न और बताऊंगा आपको, उन छोटे प्रश्नों को करना है आपको। तो भारत में राज्य प्रशासन का सेकंड पार्ट का वेट कीजिए। धन्यवाद।